डॉक्टर साहब, अभी आपने कही एक लास्ट में एक बात कह के एक आपने तार छेड़ा कि जो रिकमेंडेड वैरायटी है, जो रिकमेंडेड डोज है, यानी जो संतुलित की गई मात्रा है, यदि उसको दी जाए तो ही ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं आप जरा सा इस बात पे प्रकाश डालें एवं चर्चा करें कि यदि संतुलित की गई मात्रा को किसान भाई प्रयोग करें तो क्या फायदे हैं, और यदि संतुलित की गई मात्रा को किसान भाई न प्रयोग करे, उससे ज्यादा उसके जो है इस्तेमाल करे, तब क्या नुकसान। दोनों के विषय पे चर्चा करके हमारे किसान भाई बहनों को मार्गदर्शन करें। देखिए, अगर हम अपना उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल बढ़ाते हैं तो उससे दो प्रकार की नुकसान है। पहला कि आपकी लागत बढ़ जाएगी। आप जो भी एक्स्ट्रा या अतिरिक्त जो आप उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे आपके उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो उर्वरक है उसकी लागत आप, क्योंकि आपने खरीदा है, वो आपके घर में नहीं बनाया जा रहा है, तो आपकी लागत बढ़ गई लेकिन आपका उत्पादन नहीं बढ़ा, तो आपको दोहरा नुकसान हुआ। एक तरफ उत्पादन कम हुआ, दूसरी तरफ लागत बढ़ी, तो दोहरा नुकसान आपको होता है। ये तो रही आपकी बात, लेकिन अगर आप इसको लगातार कई वर्षों तक इस्तेमाल करते रहे इसी तरीके से, तो एक समय वो आएगा कि भले ही आप उर्वरकों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने खेतों में, लेकिन इसका प्रभाव आपके जमीन से जुड़े सभी चीजों पर, जैसे आपके पेयजल, आपके कुएं, इन सभी तक इसका प्रभाव पड़ेगा। आप महसूस करेंगे कि पंजाब, हरियाणा, जहां पर अंधाधुंध जो है उर्वरकों का इस्तेमाल हुआ, वहां पर ये स्थिति आ गई है कि पानी में, आपके खाने में, आपके सब्जी, दूध, सब में यूरिया की जो है मात्रा पाई गई। ये यूरिया अब आपके शरीर में, एक जो वेस्ट था वो दोबारा आपके शरीर में पहुंच रहा है। जो वेस्ट आप निकाल देते हैं वो अब आपके शरीर में ज्यादा आने लगा। इसका प्रभाव आपके शरीर पर बहुत बुरा पड़ता है और कई बार यह इतना जानलेवा भी हो सकता है। आपने अगर सुना होगा कि पंजाब में एक ट्रेन है जो अहमदाबाद तक सिर्फ और सिर्फ कैंसर पेशेंट्स को ले जाती है। मेरे पास, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि फर्टिलाइजर उसके लिए केवल एकमात्र कारण है, उसके लिए और भी चीजें हैं, पेस्टिसाइड भी हैं, पेस्टिसाइड का भी प्रभाव है, लेकिन ये प्रभाव इतना ज्यादा है कि हमारे कुछ लाभ के लिए हमें इतनी बड़ी जो है वो कीमत देनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। अगर हम अपना उपज बढ़ा रहे हैं, शायद हो सकता है कि हमारा 10 रुपए प्रति किलो, 20 रुपए प्रति किलो का फायदा हो जाए, लेकिन नुकसान के तो कोई लिमिट ही नहीं। यदि आज आप एक छोटा सा ट्रांसप्लांट, छोटी सी सर्जरी की बात करें तो लाखों रुपया खर्च होता है। तो ये स्थिति जो है, कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग, जिनको आप अपना अन्न बेच रहे हैं उनके साथ होगा, ये सभी के साथ होगा। लौट कर वह चीजें आपके पास भी आएंगी। तो ये चीजें जान लेना जरूरी है कि हम इसका कितना इस्तेमाल करें, और ज्यादा तो कतई इसको जो है हम इस्तेमाल ना करें। ओवर टू यू सिद्धार्थ। जी सर, आपने बताया और एक बड़ी ही अच्छा प्रसंग आपने छेड़ा है। आपने एक बात कही है कि पंजाब, हरियाणा, जो कि भारत में एक समय में तो इसको एज अ मॉडल स्टेट एग्रीकल्चर का माना जाता था, आज भी शायद माना जाता है, परंतु कई खामियां आ चुकी हैं। अंधाधुंध उर्वरकों का प्रयोग ऐसा हुआ है कि आज उसकी मिट्टी रो रही है, कर्रा रही है, और मिट्टी के साथ साथ पानी भी दूषित हो चला है। और जैसा कि आपने एक एग्जाम्पल दिया, जो कैंसर ट्रेन है, निश्चित ही वो चलती है जो है पंजाब से दिल्ली तक। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल, एक और वाक्य सर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब पंजाब से आप दिल्ली वाया बस आप जब आएंगे तो रास्ते में कई लस्सियों के भी आपको वो मिलते हैं, स्टॉल्स मिलते हैं, जहाँ पे बस रुकते ही लस्सियों के कई ग्लासेस जो वेंडर्स हैं आपको पकड़ा देंगे, और जितना भी डिमांड रहे वो मेरे ख्याल से विद इन 10-15 सेकेंड्स वो आपको लस्सी का बड़ा वाला ग्लास दे देंगे। ऐसे तो देखा जाए, हमने जब देखा इस बात को हम चौंक गए कि भाई लस्सी इतनी जल्दी अगर बन सकती होती तो सभी कोई लस्सी का दुकान खोल लेता। परंतु बाद में पता चला कि वो लस्सी, दूध
जो है वॉशिंग मशीन में बनाया जा रहा है, और वो जो दूध है, मैं शायद उस जगह का नाम नहीं लूंगा, वो जो दूध है वो सिंथेटिक यूरिया के प्रयोग से उसको गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि यूरिया का यूज दूध को भी गाढ़ा करने में काफी, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि नॉन जुडिशियस यूज ऑफ यूरिया, जब एक समय ये नीम कोटेड नहीं आया था तो अंधाधुन उसका प्रयोग किया जाता था। तो ये सारे प्रसंग हैं कि यूरिया न केवल यदि हम ज्यादा देंगे हमारे खेतों में, तो इसका प्रभाव केवल फसलों में ही नहीं, हमारे आम जनमानस पे भी पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं, कतई हम ये नहीं कह सकते कि यूरिया की जरूरत नहीं है, यूरिया की जरूरत अवश्य है, परंतु संतुलित की गई मात्रा यानी रिकमेंडेड डोज के तहत ही है। डॉक्टर साहब, सेशन की ओर आगे बढ़ने से पहले आज का आ चुका है एक पहला सवाल। संजीव पाठक जी हैं शाहजहांपुर से। सबसे पहले तो उन्होंने आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे एक्सपर्ट को वेलकम करने के लिए। उनका प्रश्न ये है, क्योंकि वो गन्ने की बेल्ट से बिलोंग करते हैं, कि गन्ने की फसल में उर्वरकों की अगर बात करें तो उसमें ये कहा जाता है कि मॉनसून के पहले ही उर्वरकों की पूरी मात्रा डाल देनी चाहिए, ऐसा क्यों? सर इनका ये प्रश्न है, ये गन्ने बेल्ट से हैं, तो ये क्या ये सही प्रैक्टिस है कि गलत प्रैक्टिस है? जरा सा इनको मार्गदर्शन करें। पाठक जी, मैंने अपनी सेवा जो है गन्ना विकास निरीक्षक इस दौर में करी थी, जहां पर मैं तो गन्ने से मेरा लगाव और ताल्लुक काफी पुराना रहा है। मैं करीब 4 साल जो है गन्ना विकास निरीक्षक भी रहा, और मैंने ये बहुत जगह पाया उस एरिया में कि लोग इस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपसे अगर कहूं कि आपको एक ही दिन में जो है 7 दिन का अगर खाना दे दिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आपको लगता है कि ये अच्छी प्रक्रिया है? यही चीज फसल के साथ होता है। फसल की जड़ जहां तक पहुंचेगी वहां से तो वो फर्टिलाइजर को अपने तक ला सकता है, लेकिन जो पानी के साथ आप बरसात के बाद अगर आप देखें तो वो सारा नाइट्रोजन, सारा फर्टिलाइजर वो जमीन में चला जाता है, और जो किसी भी काम का नहीं। आपकी लागत गई लेकिन फायदा नहीं मिला। तो ये पद्धति अपने आप में बड़ी जो है गलत है। इसके लिए सरकार की तरफ से भी बहुत कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जिसमें किसानों को इस बात की जानकारी दी जाती है कि आप हमेशा जितना भी उर्वरक का इस्तेमाल करना है उसको बटे हुए, मतलब स्प्लिट डोज का यूज करें। आप उसको अलग अलग हिस्सों में बांट के इस्तेमाल करें ताकि उसका उपयोग जो है वो अच्छा हो सके। या दूसरा तरीका जो आपका नीम कोटेड यूरिया, जो स्लो रिलीजिंग यूरिया होता है, या इस तरीके के फर्टिलाइजर हैं जो कि स्लोली रिलीज होते हैं, तो ऐसे फर्टिलाइजर पहली चीज ज्यादा पानी से नीचे नहीं, जमीन में नहीं चले जाते हैं, और धीरे धीरे नाइट्रोजन जैसा जरूरत होता है वो जड़ों को देते रहते हैं, जिससे आपकी पैदावार अच्छी होती है और आपके उर्वरक का भी समुचित उपयोग होता है। सिद्धार्थ जी सर, आशा करते हैं संजीव पाठक जी, जैसा कि सर ने कहा कि अति आवश्यक है कि यूरिया का जो डोज है, उसकी मात्रा है, उसको बटे हुए दौर से दिया जाए, यानी उसको स्प्लिट डोजेस में दिया जाए, ताकि क्योंकि ये एक इतना हाईली वोलेटाइल जो है मतलब उड़ने वाला पदार्थ है, यदि एक ही साथ इसको आप दे देंगे अपनी फसल में, ना ही ये फसल के लिए प्रयोग में आएगा, लीचिंग होके या तो नीचे चला जाएगा या तो उड़ के आसमान में चला जाएगा। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक है कि किस तरह से आप यूरिया की मात्रा को स्प्लिट डोजेस में दें। तो सर आगे अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले, क्योंकि इतना रोचक विषय है तो किसानों के मन में जिज्ञासा भी काफी है। लालशंकर पटेल जी हैं राजस्थान से, वो ये जो है जानना चाहते हैं कि सर्वप्रथम तो उन्होंने आपका हार्दिक स्वागत किया है, बहुत बहुत धन्यवाद लालशंकर पटेल जी हमारे एक्सपर्ट को वेलकम करने के लिए। वो ये जानना चाहते हैं कि सर जी, 1 एकड़ जमीन में कितना यूरिया एवं डीएपी डालेंगे? ये राजस्थान की भूमि से है, तो राजस्थान की मिट्टियों को देखते हुए सर आपकी क्या राय है इनको,
कि 1 एकड़ जमीन में कितना यूरिया एवं कितना डीएपी, एग्जैक्ट तो नहीं सर, बट एक अनुपातित तौर पे आप इनको कह सकते हैं एज पर योर सजेशंस? देखिए, इसका करीब करीब उत्तर मैंने अपने शुरुआत की जो मेरा व्याख्यान था, मैंने उसमें बताने की कोशिश करी थी कि आपको ये देख लेना जरूरी है कि आपका खेत, उसकी मिट्टी किस प्रकार की है, आपको कौन सी फसल लेनी है, क्योंकि हर एक फसल की अपनी अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे आपके घर में कई सदस्य हैं, तो हर एक व्यक्ति की अपनी एक अलग जरूरत है खाने में। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अगर गन्ने की बेल्ट में अगर आप देखें तो वो लोग क्या करते हैं कि उसको गन्ने का आगे वाला हिस्सा देते हैं ताकि उसमें ग्लूकोज होता है। बच्चों को प्रोटीन ज्यादा दिया जाता है। तो ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी जरूरतें अलग हैं और इसी प्रकार से आपकी जमीन की भी जरूरत अलग है। हो सकता है कि आपका जो खेत हो वो लो लाइंग एरिया में, यानी कि थोड़ा सा निचले स्तर पे हो, जिससे कि आस पड़ोस के खेतों से उर्वरक जो है वो बह के, जो वोलाटाइल है, जो पानी के साथ बह सकता है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपके खेत तक पहुंच सकती हों। लेकिन अगर आपका खेत ऊपर है तो उसमें अलग तरीके की जो है रिक्वायरमेंट हो सकती है। फसल की अपनी एक जरूरत अलग है। तो मैं अगर आपको यहाँ से कुछ भी कहूंगा वो उससे बेहतर ये है कि आप अपने निकटतम जो भी कृषि अनुसंधान या एक्सटेंशन सेंटर्स हैं, वहां पे जो रिकमेंडेशंस हों, एक बार उसको कोशिश करिए जानने की। बस मैं आपको इतना ही इस यहाँ से कह सकता हूँ, क्योंकि राजस्थान के लिए कोई एक सिंगल डोज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आपने काफी अच्छी बात कही सर। लालशंकर पटेल जी, सर्वप्रथम तो देखिए सभी किसान भाई बहनों से आग्रह है कि कृपया अपनी मिट्टी की जांच कराएं। मिट्टी की जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। जो ये प्रैक्टिस है, आमतौर पे किसान भाई बहन इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं सर, और मिट्टी की जांच करवाते भी नहीं है। और बड़े ही दुख के साथ में मुझे ये भी कहना पड़ रहा है कि शायद जो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूट्स हैं जो मिट्टी की जांच करते हैं, पता नहीं ये स्टेटमेंट कितना सही है गलत है, सभी इंस्टीट्यूट्स या ऑर्गेनाइजेशन शायद उतने एक्यूरेट रिजल्ट्स भी नहीं देती। इसीलिए जो इस प्रणाली के ऊपर, इस पद्धति के ऊपर हमारे किसान भाई बहनों का एक ट्रस्ट डेफिसिट आ गया है, विश्वास में कमी आ गई है। परंतु मैं सभी किसान भाई बहनों, हाँ सर प्लीज, अगर आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे इस पे तो आप दीजिए। नहीं, मैं यहाँ पे सिर्फ आप ही की बातों को पे थोड़ा सा मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि जब हमारा स्वास्थ्य खराब होता है तो हम अपने टेस्ट कराते हैं, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी की चिंता होती है। हमें जानना होता है कि क्या कमी है। मुझे लगता है कि अगर किसान वाकई अपनी खेती से जुड़ा है तो वो उस सिम्टम को महसूस तो जरूर करता है कि फसल की पैदावार में क्या कमी है, कितना प्रभाव हो रहा है, पहले कैसा होता आया है। इससे वो ये पता कर सकता है कि कमी आ रही है। अगर वो ऐसा महसूस करता है तो निश्चित रूप से उसका टेस्टिंग करा सकता है और कराना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अंतराल के बाद जो है ये एक रेगुलर प्रक्रिया के रूप में उसको टेस्ट कराना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर, परंतु अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले मैं एक सवाल और लूंगा अमित मिश्रा जी का, उसके बाद ज्ञानेंद्र पांडे जी अगला सेगमेंट कंप्लीट करके आपका सवाल लूंगा। जुड़े रहे हमारे साथ। अमित मिश्रा जी ये बोल रहे हैं, सर्वप्रथम उन्होंने आपको नमस्कार किया है, बहुत बहुत धन्यवाद अमित मिश्रा जी हमारे एक्सपर्ट का स्वागत करने के लिए। वो ये जानना चाहते हैं सर, और इस परिवेश में जो हम चर्चा कर रहे हैं काफी एप्ट सवाल है, वो ये जानना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक सोर्स से यूरिया डीएपी की पूर्ति कैसे करें, क्या इससे उत्पादन में कमी होती है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, आई वुड लाइक दैट यू शुड आंसर हिज क्वेश्चन। देखिए, स्रोत में ऑर्गेनिक में कोई इस तरीके से नहीं है कि आपको नाइट्रोजन अलग मिलेगा। ऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें आपको इकट्ठा मिलती हैं। जैसे इनऑर्गेनिक में नाइट्रोजन अलग है, फास्फोरस अलग है, पोटाश अलग है, लेकिन
जो इनऑर्गेनिक में ये सारी चीजें आपको इकट्ठा मिलती हैं, कहीं पे कुछ ज्यादा होता है, कहीं पे कुछ कम होता है। जैसे मान लीजिए जो पोल्ट्री से आपकी ऑर्गेनिक खाद मिलती है, उसमें कुछ चीजें ज्यादा है, आपको कुछ तत्व ज्यादा मिलेंगे। गोबर की खाद से बनी में कुछ तत्व आपको ज्यादा मिलेंगे। ये एक बहुत सही बात आपने कही कि इससे उत्पादन जो है वो थोड़ा सा कम हो, बात अपने आप में सही है। जैसे कि एक आयुर्वेदिक दवा और दवा, उसी प्रकार का कुछ असर होता है। जब आप केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो आपको रिजल्ट तुरंत दिखता है, और जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं तो ये रिजल्ट तुरंत नहीं दिखता, धीरे धीरे उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बढ़ती है, ह्यूमस बढ़ेगा, जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो बढ़ेगा। तो ये प्रक्रिया में थोड़ा सा समय भी लगता है, कुछ साल भी लगता है, और इसकी वजह से तुरंत जो है उत्पादकता में कमी आ रही है। अगर आप इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करेंगे, यानी कि केमिकल से अगर आप जो है जैविक खाद पे जब आप आएंगे, तो इसका प्रभाव आएगा और निश्चित रूप से आएगा। तो इसीलिए हम ज्यादातर किसानों से कहते हैं कि इसको फेज वाइज आप करें, केवल ऑर्गेनिक से भी काम नहीं चल सकता, क्योंकि अभी बहुत से लोगों को अभी हमें भोजन पहुंचाना है। वाकई खाद्यान्नों की कमी है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो दोनों तरफ का प्रेशर है। हमें उत्पादन भी ज्यादा देना है, अपना पर्यावरण भी संभालना है, हमारी जनसंख्या भी बढ़ रही है, और जनसंख्या की अपेक्षाएं भी बढ़ रही हैं। पहले जो मतलब जो खाने का जो परंपराएं थी वो बहुत अलग थी, आज की डेट में वो बहुत अलग तरीके से हो गई हैं। हम शायद ज्यादा भी खाते हैं, ज्यादा वेस्ट भी करते हैं। पहले शायद इतना ये चीजें नहीं थी। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि उत्पादन में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन अगर आप तय कर लें कि आपको ऑर्गेनिक ही करनी है तो थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा। जी सर, आशा करते हैं अमित मिश्रा जी, जैसा कि सर ने कहा, एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने एक उदाहरण लिया कि यदि शरीर आपका एलोपैथिक दवाई से अभ्यस्त है तो तुरंत उसको छोड़ के यदि आप पूरी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयों पे निर्भर हो जाए तो दिक्कतें आएंगी। हो सकता हो जो बीमारी या जो रोग आपको एक हफ्ते में सही हो रही थी वो एक जो है महीना तक परसिस्ट करे, और बॉडी में एडेप्टेशन और चेंजेस लाने में फर्क आएगा। एक फसल और हमारी मिट्टी, खेत भी एक वही शरीर की तरह है। यदि आप तुरंत किसी चीज का इस पे बदलाव करेंगे तो उसको अडॉप्ट करने में, उसको अपनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। तो सर, जैसा कि आपने कहा, अभी तक आपने कई मुख्य बिंदुओं पे चर्चा की। आपने बताया कि जो उर्वरक हैं उनके सटीक प्रयोग कैसे किए जाए, और यदि रिकमेंडेड डोज के तहत अगर हम प्रयोग करेंगे तो क्या लाभ होगा, और अगर हम रिकमेंडेड डोजेज के तहत नहीं इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान क्या होगा। सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी होती जा रही है सर। सवाल मैं लूंगा, सभी किसान भाई बहनों का सवाल लूंगा। मैंने वादा किया आज सर से, और सर ने भी एग्री किया है कि सबके प्रश्नों का जवाब वो देंगे। तो धैर्य रखें, जुड़े रहे हमारे साथ अंत तक। बढ़ते हैं सर अब हम अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि मुझे लगता है इस पूरे परिचर्चा और इस पूरे सेशन का सबसे अहम और मुख्यतः बिंदु ये है, सेगमेंट है कि जो आज जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, उर्वरक हैं, यदि किसान भाई बहन उसको अनायास इस्तेमाल कर रहे हैं, अधिक उसका प्रयोग कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कई सरकारी योजनाएं हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं जो इसको प्रमोट करती है। ऐसी कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिसके तहत किसान भाई नॉन जुडिशियस यूज ऑफ फर्टिलाइजर करते हैं, ज्यादा उत्साहित होते हैं उर्वरकों का अविवेकपूर्ण प्रयोग करने में, इसके बारे में बताएं। और सब्सिडी की जो बात मैं कहूं, ये सब्सिडी आखिरकार क्या है और किस तरह से ये प्रभाव डालती है उर्वरकों का प्रयोग करने में, इस पे जरा सा विविध चर्चा करके हमारे किसान भाई बहनों को मार्गदर्शन करें। जी सर। सिद्धार्थ जी, बहुत अच्छा ये सवाल आपने उठाया, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर हम महसूस करें
क्या आप सर, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, यस सर, प्लीज कंटिन्यू 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 सर। देखिए, मैं इस बात को यहाँ से शुरू करता हूँ कि पहली चीज कि मैं किसान को इसका दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि किसानों ने अनायास इसका शुरुआत नहीं करी। ये शुरुआत हुई हमारी जब हरित क्रांति में बहुत सी कुछ नई फसलें आई। ये फसलें ऐसी थी कि इनमें उत्पादन के लिए हमें खाद का, उर्वरक का इस्तेमाल करना था। ज्यादा खाद का उनका रिस्पांस भी था, यानी कि आप अगर ज्यादा खाद डालेंगे तो उनमें उत्पादन बढ़ेगा। उससे पहले वाली जितनी जो फसलें थी या जो वैरायटी थी, उसमें ऐसा नहीं था। उसमें अगर आप अपना ज्यादा खाद, अगर उर्वरक इस्तेमाल करेंगे तो वो गिर जाएगी, उससे आपका नुकसान होगा। तो ये जो ट्रिपल ड्राफ्ट वैरायटीज आई थी, ये फर्टिलाइजर रिस्पॉन्सिव थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी उर्वरक की जो है मांग बढ़ी। किसानों तो सरकार ने कोशिश किया कि उर्वरक के लिए कारखाने और आए, और क्योंकि उर्वरक महंगी थी और सरकार चाहती थी कि किसान इसका इस्तेमाल करें, तो सरकार ने एक पॉलिसी बनाई जिसके तहत जो उसकी लागत है उसको सरकार जो है एक सब्सिडी पे देती थी। जिसका मतलब ये है कि जितनी उसकी लागत है उसका एक बड़ा हिस्सा सरकार अपनी जेब से देती थी और थोड़ा सा हिस्सा जो है वो किसान देता था। तो ये सब्सिडी धीरे धीरे जो है प्रचलन में आ गई, और होते होते आज अगर आप देखें तो ये सब्सिडी इतनी बढ़ गई है कि आप अंदाजा लगाएं कि 2019 मई में ये सब्सिडी मिला के करीब 78,000 करोड़ रुपए थी। अब ये 78,000 करोड़ रुपए एक बहुत बड़ा अमाउंट है जिसको हम सब्सिडी के रूप में देते हैं, और जिसमें अगर हम पुरानी देनदारी लगा लें तो ये करीब 1 लाख करोड़ रुपए के बराबर होती है। तो इतना पैसा जो है सरकार सब्सिडी पे दे रही थी, और ये सब्सिडी देना भी अपने जगह ठीक था। लेकिन ये सब्सिडी में धीरे धीरे जब ये सब्सिडी का साइज बढ़ता गया तो सरकार ने कुछ तो उर्वरकों को इस सब्सिडी के बाहर कर दिया और कुछ उर्वरकों को सब्सिडी में ही रखा, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो उर्वरक सब्सिडी के बाहर हो गई वो महंगी हो गई, जो सब्सिडी के अंदर रह गई जैसे यूरिया वो सस्ता रहा। किसान यूरिया सस्ता होने की वजह से उसने इस्तेमाल ज्यादा किया। ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अगर आप देखें तो पूरा उत्तर भारत इस समय जो है नाइट्रोजन हॉटस्पॉट हो गया। वहां की जमीन में नाइट्रोजन ही नाइट्रोजन हो गया, और उससे जुड़ी हुई अनेक समस्याएं भी वो सामने हैं। तो ये जो हुआ, इसके पीछे किसानों से ज्यादा मैं सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराता हूं कि सरकार को ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी चीज जो आप सस्ती करेंगे तो उसकी जो खरीदारी है वो ज्यादा होगी, उसका उपयोग जो है वो बढ़ेगा। और अगर आपने उसके साथ उसका ज्ञान भी नहीं दिया कि ये यूरिया का इस्तेमाल केवल और केवल इसी के लिए करना है, तब तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी जो हो गई। तो ये जो कंडीशन सब्सिडी की, उसकी वजह से ये सारी परेशानियां सामने आई। पॉलिसी अपने आप में अगर शायद अच्छी होती तो ये इसका प्रभाव थोड़ा सा हम रोक सकते थे। दूसरी चीज अगर मैं आपको कहूं कि ये सब्सिडी जो दी जाती है वो किसानों की बजाय दी जाती है इंडस्ट्रियलिस्ट को, जिससे जो उपयोग करने वाला व्यक्ति है वो उसकी अहमियत। उदाहरण के लिए हम अगर गैस सब्सिडी को देखें तो गैस सब्सिडी में क्या किया था कि सरकार ने कहा कि आप गैस सब्सिडी आपके अकाउंट में जाएगी, लेकिन आपको सिलेंडर पूरे दाम पे लेना है। और दूसरा, उन्होंने कोई भी विभेद नहीं कि आप कोई भी सिलेंडर, किसी भी कंपनी का सिलेंडर लीजिए, आपका दाम वही है। ये इसमें यह पॉलिसी बनाई होती ये हिसाब से जो उर्वरक खरीदना चाहता है उसको खरीदे,
हमें बिल भेजे और उसके हिसाब से उसकी सब्सिडी उसके अकाउंट में दे दी जाए, किसान के अकाउंट में, जो आज तक नहीं हो पाया। शायद सरकार अभी इस पे विचार कर रही है, लेकिन इतने सालों तक तो ये केवल जो है कारखानों को मतलब दी जाती थी। ये जो 78,000 करोड़ की सब्सिडी मिली है, केवल 25 कंपनियों को मिली है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को अपनी नीतियों में जो है सुधार करना चाहिए, परिवर्तन करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जो भी समस्याएं आ रही हैं पर्यावरण को लेकर और जो हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसके लिए सरकार को एक बहुत बड़ी लागत देनी पड़ सकती है। सिद्धार्थ जी सर, बहुत ही आपने महत्वपूर्ण बात कही कि ये एक ऐसी चीज है यूरिया की, यदि मैं खास तौर से बात कहूं, फॉस्फेटिक और पोटेशिक तो जी हाँ, भले ही इस जो है स्ट्रक्चर, ये जो सब्सिडी के स्ट्रक्चर से थोड़ा बाहर है, परंतु यूरिया की यदि मैं खास तौर से बात कहूं, आज भी इस पे ये जो सब्सिडी के मायाजाल में फंसा हुआ हो। यदि मेरी माने सर, सब्सिडी तो स्वतः ही एक अपंग करने वाला एक चीज है। सब्सिडी भले ही कहने में तो बहुत अच्छी लगती है, परंतु धीमे धीमे अपंग कर देती है लोगों को। अगर यही सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में जाए, जिसको हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं, जो कि आज गैस में हो रहा है, एलपीजी में हो रहा है, तो शायद इसका एक अच्छा प्रभाव पड़े और किसान भाई जो अनायास जो यूरिया की बोरियां डाल रहे हैं, उस पर भी कमी आएगी। क्योंकि सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है ना सर? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन जो स्क्रीन है वो थोड़ा फ्रीज हो गई। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क का शायद आपके एंड में कुछ इशू है। कोई बात नहीं सर, मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल, हाँ, एकदम बिल्कुल। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए यदि हम देखें, आज एक यूरिया की बैग की कीमत पूरे भारतवर्ष में 266 रुपए 65 पैसे है। और यदि अगर यही सब्सिडी हटा दी जाए, इसका सही मूल्यांकन किया जाए, तो किसान भाइयों को एक बैग यूरिया, यही 45 किलो की बैग की यूरिया जो है, लगभग 850-900 से 1000 रुपए तक की बोरी पड़ेगी। तो हो सकता हो किसान भाई जो इस समय बड़े ही मजे से कई बोरिया यूरिया के बैग ले जाते हैं, उसको अपने खेतों में डालते हैं, जब इसका रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या ये चीज होगी, ये बात जो है जानने की होगी आने वाले समय में। इस समय मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, लगभग 46 मिनट हो चुके हैं। 50 से ज्यादा किसान भाई बहन जुड़े हुए हमारे साथ। आशीष काले फ्रॉम मध्य प्रदेश, सुशील कुमार राय जी कह रहे हैं, अपना बीज, अपनी खाद, अपनी खेती, अपना स्वाद। बड़ा ही अच्छी लाइन उन्होंने कही। और आने वाले समय में यदि इसी प्रिंसिपल से हम चले तो निश्चित ही आत्मनिर्भर भारत का सपना भी पूरा होगा। विनोद पराशर जी की ख्वाहिश है सर कि वो आपसे बात करना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा सेशन के एंड में आप अपना ईमेल आईडी तथा अपना ऑफिशियल नंबर हो सके तो हमारे सारे किसान भाई बहनों को शेयर करिएगा सर, अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे। बिल्कुल। दिव्येंदु पॉल जी बंगाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीएस पवार जी जो कि बांदा यूनिवर्सिटी से हैं, उन्होंने भी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद पवार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।